नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मास्टर ऑफ कॉमर्स, M.com, हिंदी, सेकंड ईयर, IBO 01 अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश, ब्लॉक 1 संकल्पनाएं तथा आयाम, इकाई 3, भुगतान शेष, 3.0 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि भुगतान शेष के महत्व का व्यापारिक परिवेश के एक महत्वपूर्ण चर के रूप में विश्लेषण कर सकें। भुगतान शेष की अवधारणा का वर्णन कर सकें। भुगतान शेष के खाता बनाने की पद्धति की व्याख्या कर सकें। चालू खाता, पूंजी खाते तथा आधिकारिक संचय खाते के मध्य में भेद कर सकें। इन खाते के मध्य की संबद्धता का वर्णन कर सकें। भुगतान शेष के असाम्य की प्रकृति, कारण और परिणामों का विश्लेषण कर सकें। भुगतान शेष के असाम्य से निपटने के विभिन्न उपायों का वर्णन कर सकेंगे। 3.1 प्रस्तावना। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिवेश तेजी से परिवर्तित हो रहा है। व्यवसाय के लिए अपने निकट उद्देश्य के विषयों व क्षेत्रों तक ज्ञान वहित को सीमित करना पर्याप्त नहीं है, परंतु उनको वृहत आर्थिक परिवेश के संपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। विशेषकर घरेलू व वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के मध्य वास्तविक व वित्तीय संयोजकों के मध्य। ये संयोजक उनकी व्यावसायिक उपयोगिता को प्रभावित करते हैं। भुगतान शेषों में विश्लेषण के लिए इन संयोजकों को मापा जाता है, संबंधित सांख्यिकी को जोड़ा जाता है व प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि अनेक राष्ट्रों में, भारत में भी केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्र की भुगतान शेष स्थिति पर सूचना को संकलित करती है व आंकड़ों को वितरित करता है। भुगतान शेष सांख्यिकी विनिमय बाजार को प्रभावित करती है और इसलिए हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है जो विदेशी विनिमय से जुड़ा होता है। विदेशी विनिमय बाजार में होने वाले विकास से संबंधित नीतियों में बदलावों की आवश्यकता होती है। बॉब देशों की साख सीमा का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। बाजार बॉब के घाटे को इस बात के प्रमाण के रूप में निरूपित कर सकता है कि किसी देश को अपना ऋण चुकाने में कठिनाई आ रही है। अतः व्यापारिक संगठनों के प्रबंधकों को नियमित रूप से सिर्फ अपने देश के ही नहीं, बल्कि अन्य देश के, विशेषकर अपने व्यापारिक साझेदार के भी भुगतान शेष का गहराई से निरीक्षण करना चाहिए। बॉब अवस्था वृहत अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिस पर कंपनियों का विशेष ध्यान होता है। इस इकाई में आप भुगतान शेष की अवधारणा, लेखांकन प्रक्रिया, घटकों और भुगतान शेष में असाम्य के बारे में सीखेंगे। साथ ही आपको भुगतान शेष को प्रभावित करने वाले कारकों तथा असाम्य को दूर करने वाली विधियों से भी परिचय कराया जाएगा। 3.2 परिभाषा। भुगतान शेष एक निश्चित समयावधि में किसी एक देश के निवासियों के शेष विश्व के साथ होने वाले लेनदेन का खाता रूप में रखा गया रिकॉर्ड है। ये लेनदेन जिसमें घरेलू निवासी बाहर से संपत्तियां, वस्तु व सेवाएं क्रय करते हैं अथवा घटी हुई विदेशी देनदारियों को कोष का प्रयोग, बहिर्गमन माना जाता है, क्योंकि इन विनिमयों के लिए भुगतान करने होते हैं। इसी प्रकार वह लेनदेन जिसमें घरेलू निवासी विदेशी निवासियों को संपत्तियां विक्रय करते हैं अथवा बाहरी देनदारियों को बढ़ाते हैं, उसे अंतःगमन माना जाता है, क्योंकि बाहर से भुगतान प्राप्त किया जाता है। कंपनी के कोषीय स्रोतों व प्रयोगों के विवरण के समान है। 3.3 मूल सिद्धांत व संकल्पनात्मक ढांचा। कोष का स्रोत। अतः यह एक भुगतान शेष सामाजिक लेखे की एक ऐसी वृहद पद्धति है जिसमें एक अर्थव्यवस्था और उसके विभिन्न खंडों की आर्थिक गतिविधियों को अंकित किया जाता है। सामाजिक लेखे का तात्पर्य न सिर्फ देश के भीतर होने वाले लेनदेन से होता है, बल्कि घरेलू अर्थव्यवस्था के शेष विश्व से होने वाले लेनदेन से भी होता है। भुगतान शेष का संबंध आर्थिक लेनदेन से है। आर्थिक लेनदेनों को 5 प्रकार में विभेदित किया जा सकता है। वे हैं: क, वस्तुओं और सेवाओं का वित्तीय मदों के बदले लेनदेन, अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक स्वर्ण के बदले आदान प्रदान किया जाता है। ख, वस्तु विनिमय,
अर्थात वस्तुओं व सेवाओं का आपस में आदान प्रदान। ग एक प्रकार की वित्तीय वस्तुओं का दूसरी प्रकार की वित्तीय वस्तुओं से आदान प्रदान, जैसे पूंजी के लिए प्रतिभूतियों का विक्रय अथवा धन के रूप में व्यावसायिक ऋणों का पुनर्भुगतान। घ वस्तुओं तथा सेवाओं को बिना किसी भुगतान के उपलब्ध कराना अथवा प्राप्त कराना, जैसे सहायता राशि में अनुदान। म वित्तीय वस्तुओं को बिना किसी प्रतिदान के उपलब्ध कराना या प्राप्त करना, जैसे करों का भुगतान अथवा उपहार प्राप्तियां। सामाजिक लेखिंग में आर्थिक आदान प्रदान के अंकन हेतु डेबिट व क्रेडिट के सामान्य नियम होते हैं। क्रेडिट के रूप में वस्तुओं और सेवाओं को अंकित किया जाता है, चाहे उन्हें क्रय किया जाए, उनका विनिमय किया जाए अथवा बिना बदले में कुछ प्राप्त किए हुए प्रदान की गई हों। डेबिट के रूप में वस्तुओं, सेवाओं अथवा वित्तीय मदों की प्राप्ति करने को अंकित किया जाता है, चाहे उन्हें क्रय किया गया हो, वस्तु विनिमय के द्वारा प्राप्त किया गया हो अथवा बिना किसी भुगतान के पाया गया हो। पहले तीन प्रकार के आदान प्रदान के लिए डेबिट व क्रेडिट में की गई प्रविष्टियां नियमानुसार समान होती हैं। शेष के लिए वस्तुओं, सेवाओं अथवा वित्तीय वस्तुओं के लिए क्रेडिट में की गई प्रविष्टियों का बिना भुगतान के प्राप्त की गई क्रेडिट की प्रविष्टियों से मिलान कर दिया जाता है अथवा उसका विपरीत कर दिया जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भुगतान शेष एक देश के निवासियों का शेष विश्व के निवासियों के साथ किए जाने वाले आर्थिक आदान प्रदान से संबंधित होता है। इसकी गहन समझ के लिए निवासी की अवधारणा को स्पष्ट करना होगा। यह शब्द नागरिक के समान नहीं है, यद्यपि दोनों में काफी साम्य है। निवासी का अर्थ है वे व्यक्ति जिनकी रुचि केंद्र संबंधित अर्थव्यवस्था में है। वे वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, उत्पादन प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं अथवा किसी अन्य प्रकार से उस देश के सीमा के भीतर स्थायी रूप से आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। कूटनीतिक व वाणिज्य दूतावास कर्मी तथा दूतावास अधिकारी दूसरे देशों में तैनात सेनाएं तथा विदेश में इलाज करवा रहे तथा शिक्षा प्राप्त कर रहे नागरिकों को अपने देश का निवासी माना जाता है, न कि उस देश का जहां वे ठहरे होते हैं। दूसरे देशों में रहने वाले नागरिकों को निवासी, पर्यटक अथवा विदेशी, प्रवासी कई कारकों के आधार पर माना जाता है, जैसे उनके निवास का स्थायित्व तथा उनके द्वारा रुचि का केंद्र स्थानांतरित करने की सीमा, व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्यों के संबंध में कुछ परंपराएं, कन्वेंशंस प्रकट होती हैं। उदाहरणार्थ, सरकारी तथा अलाभकारी संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्ति अपने अपने देशों के नागरिक होते हैं। व्यापारिक संगठनों में जटिल नियम होते हैं, विशेष तौर पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की व्यापारिक शाखाओं के संबंध में। IMF के नियमों के अनुसार उन्हें उस देश का ही निवासी माना जाता है जहां वे काम करते हैं, लेकिन उन्हें मूल कंपनी से अलग कानूनी सत्ता नहीं होते जो विदेश में होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि को किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निवासी नहीं माना जाता, यद्यपि उनके कार्यालय किसी विशिष्ट देश की परिसीमा में हो सकते हैं। 3.4 भुगतान शेष खाता। भुगतान शेष एक दोहरी प्रविष्टि वाला मानक खाता रिकॉर्ड है तथा इसमें दोहरी लेखांकन पद्धति के सभी नियमों का पालन किया जाता है। अर्थात प्रत्येक लेनदेन के लिए दो प्रविष्टियां होनी चाहिए। एक डेबिट होता है तथा एक क्रेडिट होता है तथा यदि अशुद्धियों व गलतियों को छोड़ दें तो डेबिट का योग क्रेडिट के योग के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यानी भुगतान शेष सदा संतुलित होना चाहिए। बॉप में पालन किए जाने वाले सरल खाता नियम निम्नलिखित हैं। का ऐसे सभी लेनदेन जिनमें शेष विश्व से देश का तत्काल भुगतान मिल रहा हो या मिलने वाला हो तो उन्हें क्रेडिट के अंतर्गत अंकित करते हैं। अतः वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात से मिलने वाले भुगतान तथा बाहर से मिलने वाले ऋण अथवा आंतरिक विदेशी निवेश चाहे प्रत्यक्ष हों अथवा पोर्टफोलियो के रूप में अंतर्गत आते हैं। सभी क्रेडिट के इसके विपरीत
सभी लेनदेन जिसमें देश द्वारा शेष विश्व को तत्काल भुगतान किया जाए अथवा भविष्य में भुगतान करना हो तो उन्हें डेबिट के अंतर्गत अंकित करते हैं। ग ऐसा लेनदेन जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की मांग बढ़े उसे डेबिट के अंतर्गत अंकित किया जाता है, जबकि जिस उसकी क्रेडिट के अंतर्गत प्रविष्टि करते हैं। लेनदेन से विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़े। 3.5 भुगतान शेष के घटक। भुगतान शेष खातों का एक संग्रह है जिन्हें पारंपरिक तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक समूह के उपखंड होते हैं। 3 प्रमुख खाते हैं। क चालू खाता। इसके अंतर्गत इस प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात तथा एकपक्षीय हस्तांतरण आते हैं जो सरकारी व निजी उपहार व अनुदानों को प्रतिबिंबित करते हैं। ख पूंजी खाता। इसके अंतर्गत सामूहिक लेनदेन आते हैं जो विदेशी वित्तीय संपत्ति तथा देश की देनदारियों को परिवर्तित करते हैं। ग संचय खाता। सैद्धांतिक रूप से यह पूंजी खाते से भिन्न नहीं है क्योंकि यह भी वित्तीय संपत्तियों तथा देनदारियों से संबंधित होता है, परंतु इस श्रेणी में मात्र आरक्षित संपत्तियों को ही शामिल किया जाता है। यह वे संपत्ति होती हैं जो देश का केंद्रीय बैंक अन्य 2 श्रेणियों से उत्पन्न होने वाले घाटे तथा आधिक्य से निपटने के लिए प्रयोग करता है। 3 मई 2001 चालू खाता सारणी 3.1 पर नजर डालिए, जिसमें भारत के भुगतान शेष का चालू खाता दर्शाया गया है। आइए हम संक्षेप में प्रत्येक शीर्षक व उपशीर्षक पर चर्चा करें। 1 वाणिज्य वस्तुएं। वाणिज्य वस्तुओं के निर्यात को फॉब तल पर निःशुल्क के 2 आधार पर मूल्यांकित करके निजी तथा सरकारी खाता में इन्हें क्रेडिट में प्रविष्टि दी जाती है। उनकी गणना निर्यातकों द्वारा संबंधित संस्थाओं को जमा किए गए प्रलेखों द्वारा की जाती है। आयात को सीआईएफ लागत, बीमा एवं भाड़े के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है तथा इसे डेबिट के अंतर्गत प्रविष्ट किया जाता है। डेबिट तथा क्रेडिट के योगफल का अंतर नेट स्तंभ में आता है। यह मर्केंडाइज ट्रेड अकाउंट पर शेष है जब निर्यातों का मूल्य आयातों से अधिक हो जाता है। यह सकारात्मक होता है व यदि आयातों का मूल्य निर्यातों से अधिक हो जाता है यह नकारात्मक होता है। अमौद्रिक स्वर्ण संचलन। स्वर्ण एक वस्तु भी है तथा एक वित्तीय संपत्ति भी है। जब यह मौद्रिक संस्थाएं के पास होता है तो इसे वित्तीय संपत्ति माना जाता है। स्वर्ण के मुद्रीकरण का तात्पर्य उस लेनदेन से है जब मौद्रिक संस्थाएं अपने आरक्षित कोष को बढ़ाने के लिए निवासियों एवं अनिवासियों से स्वर्ण एकत्र करती हैं। इसे संचय खाते में डेबिट के रूप में अंकित किया जाता है तथा इसकी परिपूर्ति के लिए अमौद्रिक स्वर्ण खाता में इसकी क्रेडिट के रूप में प्रविष्टि कर दी जाती है। विपरीत, जब वित्तीय संस्थाएं स्वर्ण का अमौद्रिकीकरण करती हैं तो संचय खाता उसे क्रेडिट के रूप में दर्शाता है तथा अमौद्रिक स्वर्ण खाता इसे डेबिट के रूप में दर्शाता है। अन्य संस्थाओं द्वारा स्वर्ण का आयात अथवा निर्यात वाणिज्य वस्तु खाता का एक हिस्सा निर्मित करता है। सारणी 3.1 भारत के भुगतान शेष विवरण में चालू खाते का स्वरूप। चालू खाता 1 वाणिज्य वस्तुएं क्रेडिट डेबिट शुद्ध 1 निजी 2 सरकारी 2 अमौद्रिक स्वर्ण संचलन 3 अदृश्य 1 यात्रा 2 आवागमन 3 बीमा 4 निवेश आय 5 सरकारी अन्यत्र अनुल्लिखित 6 विविध 7 भुगतान हस्तांतरण का आधिकारिक ख निजी अदृश्य के अंतर्गत आने वाली क्रेडिट की प्रविष्टियों में निवासियों द्वारा अनिवासियों को दी जा रही सेवाएं आती हैं। निवासियों द्वारा विदेशी वित्तीय संपत्तियों, ब्याज, लाभांश इत्यादि के स्वामित्व द्वारा उपार्जित की गई आय।
अनिवासियों द्वारा निवासियों के स्वामित्व वाली अवित्तीय संपत्तियों जैसे पेटेंट व कॉपीराइट के प्रयोग से उपार्जित आय तथा निधि की परिपूर्णात्मक ऑफसेट प्रविष्टियां तथा निवासियों द्वारा अनिवासियों से प्राप्त किए गए उपहार। अनिवासियों तथा निवासियों की भूमिका विपरीत होने पर इन्हीं मदों की डेबिट में प्रविष्टि की जाती है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। पर्यटकों के व्ययों जैसे होटल तथा अन्य स्थानीय व्ययों के लिए विदेशी पर्यटन दलों के विदेश स्थित आयोजकों से विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान जिन्हें पंजीकृत विदेशी मुद्रा विनिमय करने वालों द्वारा दर्शाया जाता है। इसे यात्रा के अंतर्गत क्रेडिट में प्रविष्ट किया जाता है। अनिवासी वायुयान कंपनी तथा जलयान कंपनी की भाड़े के रूप में किया गया भुगतान आवागमन के अंतर्गत डेबिट के रूप में दर्शाया जाता है। भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा बीमा व पुनर्बीमा कवरों पर प्राप्त प्रीमियमों जो कि उनके द्वारा अनिवासी ग्राहकों को दी जाती है, बीमा के अंतर्गत क्रेडिट में दिखाया जाता है। किसी भारतीय कंपनी की विदेशी शाखा द्वारा अपनी मूल कंपनी को भेजा गया लाभ प्रत्यक्ष निवेश आय की प्राप्ति दर्शाता है। इसे निवेश आय के अंतर्गत क्रेडिट के रूप से प्रविष्टि दी जाती है। किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेश से लिए गए उधार पर चुकाया गया ब्याज डेबिट में दर्शाया जाता है। भारत सरकार द्वारा किसी विदेशी सरकार से उनके भारत स्थित दूतावास वाणिज्य दूतावास के रखरखाव के लिए प्राप्त की गई राशि को सरकारी अन्यंत्र अनुल्लिखित के अंतर्गत क्रेडिट के रूप से दर्शाया जाता है। भारतीय परामर्श कंपनियों द्वारा अनिवासियों से उनको व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराने के बदले में विदेशी मुद्रा में उपार्जित की गई निधि को विविध के अंतर्गत क्रेडिट के रूप से रखा जाता है। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं अथवा विदेशी अनिवासी संस्थाओं को दिए गए राजस्व अंशदान को आधिकारिक हस्तांतरण के अंतर्गत डेबिट के रूप में अंकित किया जाता है। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों द्वारा अपने परिवार की देखभाल के लिए भेजी गई निधि को निजी हस्तांतरण के अंतर्गत क्रेडिट में प्रविष्टि किया जाता है। वाणिज्य वस्तुओं अमौद्रिक स्वर्ण संचलन के डेबिट व क्रेडिट के बीच शुद्ध अंतर को सामूहिक रूप से चालू खाते के शेष में सम्मिलित कर दिया गया है। शुद्ध अंतर के ऋणात्मक क्रेडिट डेबिट से अधिक होने पर उसे घाटे के रूप में लिया जाता है तथा धनात्मक क्रेडिट डेबिट से अधिक होने पर आधिक्य के रूप में लिया जाता है। 3 मई 2002 पूंजी खाता अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संपत्तियों तथा देनदारियों के स्तर में परिवर्तन को अंकित करता है। पूंजी खाते के भीतर 3 वर्ग हैं: निजी, बैंक तथा आधिकारिक। लघुकालीन व दीर्घकालीन पूंजी प्रवाहों के मध्य भी अंतर किया जाता है। 1 वर्ष से अधिक की मूल परिकल्पना के साथ ऋण व राष्ट्रों के मध्य बनाए सभी पूंजी निवेश। 1 वर्ष की बढ़त वाली परिपक्वताओं के साथ प्रतिभूतियों की खरीद व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ दीर्घकालीन प्रवाह होते हैं, जबकि कोषों जो 1 वर्ष से कम परिपक्वताओं वाली प्रतिभूतियों में निवेश है, लघुकालीन प्रवाह होते हैं। लघुकालीन निवेश प्रवाह समय के साथ काफी अस्थिर हो जाते हैं। क्योंकि इस प्रकार के निवेश केवल लघु समय के लिए होते हैं। सारणी 3.2 भारत के भुगतान शेष का पूंजी खाता। पूंजी खाता 1, निजी 1, दीर्घकालिक 2, अल्पकालिक 2, बैंकिंग 3, आधिकारिक 1, ऋण 2, परिशोधन एमोर्टाइजेशंस 3, विविध टोटल पूंजी खाता 1, 2, 3, क्रेडिट डेबिट शुद्ध निजी पूंजी प्रवाह निजी खाते पर दीर्घकालीन पूंजी प्रवाह दीर्घकालीन ऋण प्राप्तियों व निवेशों को दर्शाते हैं व लघुकालीन पूंजी प्रवाह में लघुकालीन ऋण प्राप्तियों व निवेश होते हैं। ये प्रवाह विभिन्न प्रकार के विनिमयों का परिणाम होते हैं। इनके मध्य क्रेडिट पक्ष पर व्यक्तियों व कंपनियों द्वारा प्राप्त मियादी ऋण होते हैं। बैंकिंग संस्थानों से अन्य द्वारा प्राप्त किए गए दीर्घकालिक ऋण। विदेशियों द्वारा भारत की संयुक्त स्टॉक कंपनियों में निवेश
अनिवासियों द्वारा निवासियों से प्राप्त दीर्घकालिक ऋणों का पुनर्भुगतान, विदेश में किए गए भारतीय निवेश का प्रत्यागमन, अनिवासी बाह्य रुपया खाते तथा विदेशी मुद्रा में अनिवासी खाते में किया गया जमा पूंजी बहिर्गमन, डेबिट प्रविष्टियां के अंतर्गत निवासियों द्वारा विदेशों में शेयर तथा अन्य वित्तीय संपत्ति में किया गया निवेश। निवासियों द्वारा विदेशी ऋण का भुगतान, भारत में किए गए विदेशी निवेश का देश प्रत्यागमन, अनिवासियों को दिए गए दीर्घकालिक ऋण इत्यादि आते हैं। निजी खाता के अल्पकालिक पूंजी प्रवाह में अल्पकाल के लिए प्राप्त किए गए ऋण तथा निवेश आते हैं। बैंक, चाहे वे बैंक निजी स्वामित्व संपत्ति से तात्पर्य बैंकों की बैंक क्षेत्र में होने वाले पूंजी संचलन के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी व सहकारी बैंकों की विदेशी संपत्तियां तथा देनदारियां आती है वाले हों, सरकारी स्वामित्व वाले हों अथवा सहकारी बैंक हो, विदेशी शाखाओं तथा विदेशी सहयोगी बैंकों के शेष तथा रुपया संपत्ति जिसमें भारतीय बैंकों द्वारा विदेशी बैंकों की भारत स्थित शाखाओं तथा सहयोगी बैंकों को दिए गए ऋणों से है। देनदारियों के अंतर्गत भारतीय बैंकों के विदेशी खाताओं में डेबिट शेष तथा अनिवासी बैंकों तथा कुछ अन्य संस्थाओं में होने वाले क्रेडिट शेष आते हैं। संपत्ति में कोई वृद्धि अथवा देनदारियों में कमी को डेबिट में प्रविष्टि दी जाती है, जबकि संपत्ति में कमी अथवा देनदारियों में वृद्धि को क्रेडिट में प्रविष्टि दी जाती है। आधिकारिक पूंजी प्रवाह, इसके अंतर्गत वे लेनदेन आते हैं जिनका प्रभाव भारत सरकार अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वित्तीय संपत्तियों तथा देनदारियों पर पड़ता है। इसमें आधिकारिक आरक्षित संपत्ति से संबंधित लेनदेन शामिल नहीं किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा IMF से किए गए क्रय तथा पुनः क्रय को अलग खातों में दर्शाया जाता है। भारत सरकार द्वारा विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त किए गए ऋण को क्रेडिट में प्रविष्टि किया जाता है तथा ऋणों के भुगतान अथवा ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान को डेबिट में प्रविष्टि किया जाता है। 3 मई 2003 अन्य खाते, भारत के भुगतान शेष के अन्य खाते सारणी 3.3 में प्रस्तुत किए गए हैं। सारणी 3.3 IMF SDR तथा संचय खाता CIMF खाता, क्रेडिट, डेबिट, शुद्ध DSDR खाता, आरक्षित तथा मौद्रिक स्वर्ण IMF खाता में, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, IMF से किए गए क्रय, क्रेडिट तथा पुनर्क्रय आते हैं। SDR विशिष्ट आहरण अधिकार IMF द्वारा बनाई गई एक आरक्षित संपत्ति है जिसका सदस्य देशों को समय समय पर आवंटन किया जाता है। IMF के नियमों के आधार पर SDR को सदस्य देशों की मौद्रिक संस्थाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को निपटाया जा सकता है। आवंटन क्रेडिट है तथा उपयोग डेबिट है। आरक्षित संपत्ति में आरक्षित तथा मौद्रिक स्वर्ण खाता में वृद्धि डेबिट तथा कमी क्रेडिट होती है। आरक्षित निधि में RBI द्वारा रखे गए स्वर्ण व विदेशी मुद्रा जो विदेशी केंद्रीय बैंकों के बकाया तथा विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में होते हैं के भंडार तथा सरकार के SDR के भंडार आते हैं। सारणी 3.4 में भारत का हाल के वर्षों में चालू खाता तथा पूंजी खाता का भुगतान शेष दर्शाया गया है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। जब निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है तब उस अवस्था को व्यापारिक आधिक्य अथवा व्यापारिक खाते में आधिक्य कहते हैं। आयात के निर्यात से अधिक होने का परिणाम व्यापारिक खाते में घाटा होता है। भुगतान शेष में आने वाले लेनदेनों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, स्वायत्त लेनदेन तथा समायोजन अथवा वित्तीय लेनदेन। स्वायत्त लेनदेन अपने आप होते हैं, वह आवश्यकता का अनुभव होने पर होते हैं तथा भुगतान शेष की स्थिति से उनका संबंध नहीं होता। समायोजन अथवा वित्तीय लेनदेन का तात्पर्य उन प्रवाहों से है जो भुगतान शेष में घाटे अथवा आधिक्य की स्थिति होने पर होते हैं। उदाहरण के लिए, एक देश घाटे को चुकाने के लिए अपनी देनदारियों को में वृद्धि कर सकता है या उन्हें बढ़ा सकता है अथवा अपनी संपत्ति को घटा सकता है।
भुगतान शेष में घाटा तब होता है जब स्वायत्त अथवा स्वप्रेरित लेनदेनों के लिए किया गया भुगतान प्राप्ति से अधिक हो जाता है। घाटा या आधिक्य की स्थिति होने पर उस अशेष को दूर करने के लिए कुछ क्षतिपूरक लेनदेन करने पड़ते हैं। भुगतान शेष को संतुलित करने वाली अनेकों अवधारणाएं हैं। वे हैं: 1. व्यापारिक अथवा आयात निर्यात शेष। यह शेष वाणिज्यिक वस्तु व्यापार खाता, जो कि चालू खाते में प्रथम स्थान पर आता है, में किया जाता है। 2. वस्तुओं व सेवाओं में शेष। यह वस्तुओं व सेवाओं के आयात निर्यात में किया जाने वाला शेष है। यह पहले स्थान पर आने वाले तथा तीसरे स्थान के 1 से 6 तक आने वाले अंगों का सामूहिक रूप से होने वाला शेष है। 3. चालू खाता शेष। यह संपूर्ण चालू खाता वस्तुओं 11,111 सारणी 3.1 पर कुल शेष होता है। चालू खाता अधिशेष सकारात्मक शेष है व चालू खाता घाटा नकारात्मक शेष है। 4. चालू खाता तथा दीर्घकालिक पूंजी में शेष। यह मूल शेष भी कहलाता है। माना जाता है कि यह भुगतान शेष की दीर्घकालिक प्रवृत्तियों का संकेतक होता है। आरक्षित संपत्ति के परिवर्तनों को शुद्धता से मापा जाता है। दूसरी वस्तुओं के अंकन में आंकड़ों की अशुद्धियों, मूल्यांकन तथा समय की भूलों, गलत सूचनाओं के कारण अशुद्धियां हो जाती हैं। इन्हें एक काल्पनिक खाता गलतियां तथा अशुद्धियां से ठीक करते हैं। 3.7 भुगतान शेष का असाम्य। किसी देश का भुगतान शेष तब साम्य अथवा संतुलित कहा जाता है जब यह न तो अपने अतिरिक्त भुगतानों के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय संचय का आहरण कर रहा हो और न ही अपनी प्राप्तियों के फलस्वरूप संचय का संग्रह कर रहा हो। दूसरे शब्दों में, यदि कोई देश अपने निर्यात की आय से वस्तुओं व सेवाओं के अपने आयात का भुगतान न कर सके, वर्ष प्रतिवर्ष आरक्षित निधि का संग्रह करता है, तब भुगतान शेष में असाम्य हो जाता है। इसे साम्य बनाने के लिए नीतिगत कदम उठाने की आवश्यकता होती है। भुगतान शेष में असाम्य प्रकृति में लघुकालिक अथवा दीर्घकालिक हो सकता है। लघुकालिक असाम्य मुख्यतः आवर्ती कारकों अथवा अनपेक्षित विकास के कारण होता है। फसल में कमी अथवा भूकंप आने से निर्यात की आय में तत्काल कमी आ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप असाम्य उत्पन्न हो जाता है। दीर्घकालिक अथवा ढांचागत असाम्य अर्थव्यवस्था में होने वाले दीर्घकालिक ढांचागत परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होते हैं। तकनीकी परिवर्तनों के कारण निर्यात उत्पादों की मांग में कमी आने से निर्यात में कमी आ जाती है। सिंथेटिक के विकास से प्राकृतिक रबर की मांग और कीमतों में आने वाली कमी इसके उदाहरण के रूप में ली जा सकती है। 3.8 भुगतान शेष को प्रभावित करने वाले कारक। 3 अगस्त 2001 चालू खाता। किसी देश का चालू खाता उसकी अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसे प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं: मुद्रास्फीति 2. राष्ट्रीय आय 3. सरकारी प्रतिबंध 4. विनिमय दर। आइए एक एक करके इन पर चर्चा करें। मुद्रास्फीति। यदि एक देश की मुद्रास्फीति की दर उन देशों की तुलना में बढ़ती है जिनके साथ वह कारोबार करता है, तो उसके चालू खाते में प्रतिकूलता आने की संभावना होती है। स्वदेश में ऊंची कीमतें होने के कारण देश के भीतर के उपभोक्ता तथा संगठन बाहर से अधिकांश वस्तु क्रय करते हैं। स्थानीय स्तर पर ऊंची मुद्रास्फीति के कारण, जबकि देश का दूसरे देशों को निर्यात कम होता है। राष्ट्रीय आय। यदि एक देश की राष्ट्रीय आय दूसरे देशों की अपेक्षा उच्च दर से बढ़ती है, तो उसका चालू खाता कम होने की संभावना होती है। अन्य चीजों के समान होते हुए, जैसे ही वास्तविक आय स्तर बढ़ता है, मुद्रास्फीति को समायोजित करने के लिए वैसे ही वस्तुओं की खपत बढ़ती है। खपत के प्रतिशत में इस वृद्धि के विदेशी वस्तु की मांग में वृद्धि में प्रतिबिंबित होने की पूरी संभावना होती है। सरकारी प्रतिबंध। यदि एक देश की सरकार आयात किए जाने वाले वस्तुओं पर एक टैक्स लगाती है, प्रायः इसे प्रशुल्क कहा जाता है,
तो विदेशी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएंगे। स्वदेश में बनी वस्तुओं की अपेक्षा आयातित वस्तु की कीमतों में वृद्धि से आयात हतोत्साहित होता है तथा इससे चालू खाते के शेष में वृद्धि की संभावना होती है। प्रशुल्क के साथ साथ एक सरकार निर्यात को कम करने के लिए अन्य उपायों को कर सकती है, जैसे कोटा अथवा प्रतिबंध। विनिमय दर अन्य मुद्राओं के संदर्भ में राष्ट्र की मुद्रा के मूल्य को विनिमय दर की तरह जाना जाता है। बाजार बलों अथवा राष्ट्रीय सरकार द्वारा कार्यवाहियों या अन्य राष्ट्रों की सरकारों द्वारा लाई गई मुद्रा के विनिमय दर में परिवर्तन राष्ट्र के चालू खाते के शेष को प्रभावित करेगी। अन्य राष्ट्र की मुद्रा के तुलना में राष्ट्र के विनिमय दर में बढ़त अन्य चीजों के समान होते हुए राष्ट्र के निर्यात में कमी होगी तथा आयात में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, यदि भारतीय रुपये व यूएस डॉलर के मध्य विनिमय दर 50 रुपये एक डॉलर से 40 रुपये एक डॉलर हो जाती है, तब यूएस आयातक को $25 देने होते हैं, जबकि पहले उसने 1000 रुपये मूल्य की वस्तु को खरीदने के लिए $20 दिए होंगे। इसके विपरीत भारतीय आयातक को $20 मूल्य की यूएस वस्तु खरीदने के लिए केवल 800 रुपये देने होंगे। इस प्रकार यदि यूएस डॉलर के बनाम रुपए के मूल्य में बढ़त होती है, तो निर्यात संभावित रूप से घटेगा व आयात बढ़ेगा। इसका विपरीत प्रभाव राष्ट्र की मुद्रा की विनिमय दर में गिरावट के मामले में होगा, अर्थात संभावित रूप से निर्यातों में वृद्धि व आयातों में गिरावट होगा। में हालांकि जैवकृत सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र का व्यापार घाटा उसकी मुद्रा के मूल्य गिरावट के तुरंत बाद और खराब कर देता है, क्योंकि मूल्य प्रभाव लघुकाल में आयातों पर मूल्य प्रभाव डालेगा, अर्थात आयातों की उच्च लागत आयातों के घटे आकार को ऑफसेट और अधिक ऑफसेट करेगा। इस प्रकार जैवकृत सिद्धांत यह उल्लेख करता है कि घरेलू मुद्रा के मूल्य में गिरावट और इसके बाद व्यापार घाटे में अस्थायी गिरावट दीर्घकालीन सुधार से पूर्व होता है। 3 अगस्त 2002 पूंजी खाता सरकारी नीतियों का प्रभाव चालू प्रवाह के साथ साथ पूंजी खाते पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, किसी देश की सरकार विदेशी बाजारों में निवेश करने वाले स्थानीय निवेश की आय पर एक विशिष्ट कर लगा सकती है। कर लोगों को बाजारों में निवेश के लिए हतोत्साहित करेगा, जिससे देश के पूंजी खाते में अभिवृद्धि हो जाएगी। पूंजी प्रवाह विभिन्न प्रकार के पूंजी नियंत्रणों से भी प्रभावित होता है। दूसरे देशों की तुलना में ब्याज दर बढ़ने पर विदेश से आने वाला पूंजी प्रवाह बढ़ जाता है। इसी प्रकार घरेलू दरें घटने से लोग विदेशों में निवेश करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। प्रतिभूतियों में निवेश करने वालों द्वारा अनुमानित विनिमय दर संचलन के प्रभाव से पूंजी खाते पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि किसी देश की मुद्रा मजबूत होने की आशा होती है, तो विदेशी निवेशक उस देश की प्रतिभूतियों में निवेश करके मौद्रिक संचलन से लाभ उठाने के इच्छुक होते हैं। इसके विपरीत किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन बटा कमजोर होने व अन्य चीजों के समान रहने की आशंका होने पर उस देश का पूंजी खाता कमजोर हो सकता है। किसी देश के पूंजी खाते के परिवर्तनों का आकलन करने तथा यह पता लगाने के लिए कि यह भविष्य में किस प्रकार परिवर्तित होगा, सभी कारकों पर सामूहिक रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है। यदि मुद्रा के अवमूल्यन की आशंका हो तो किसी देश विशेष का आकर्षक ब्याज दर होने पर भी पूंजी खाते में कमी का सामना करना पड़ सकता है। 3.9 असाम्य को संशोधित करने की विधियां। जब असाम्य की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तब सामान्यतः निम्नलिखित उपायों को अपनाया जाता है। 1. पूर्व संचयों का उपयोग। 2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन से उधार। 3. मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतिगत उपाय। 4. विनिमय दर समायोजन। आइए इनके बारे में विस्तार से सीखें। अतीत के आरक्षित कोषों का उपयोग भुगतान शेष के घाटे को वित्त उपलब्ध कराने के लिए एक देश अपने पूर्व संचयों का उपयोग कर सकता है, बशर्ते उसके पास ऐसे आरक्षित कोष उपलब्ध हों। इस तरह के संचयों में स्वर्ण,
विदेशी मुद्रा तथा निधि संबंधी संपत्तियां जैसे IMF के तथा विशिष्ट आहरण अधिकार इत्यादि आते हैं। हाल के वर्षों में कोटा में वृद्धि, SDR के अतिरिक्त आवंटन तथा बने हुए निजी पूंजी प्रवाह से अनेक देशों की राष्ट्रीय संचय में वृद्धि हुई है। IMF से उधार भुगतान असंतुलन वाला देश IMF की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। ये निम्नलिखित हैं। 1. आपातोपयोगी स्टैंड बाय ऋण। 2. विस्तारित निधि सुविधा EFF। 3. ढांचागत समायोजन सुविधा SAF। 4. विवर्धित ढांचागत समायोजन सुविधा ESAF। 5. क्षतिपूरक तथा आकस्मिक वित्तीय सुविधा CCFF। 6. क्रमबद्ध स्थानांतरण सुविधा STF। मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतिगत उपाय मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियां भी भुगतान शेष को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण साधन होते हैं। राजकोषीय अथवा मौद्रिक नीतियों के कारण धन की पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव से संपूर्ण मांग के स्तर में अपेक्षित परिवर्तन आ सकता है। इसमें आयातित वस्तुओं व सेवाओं की मांग भी सम्मिलित है। विनिमय दर में समायोजन विनिमय दरों में समायोजन एक महत्वपूर्ण साधन है। विनिमय दरों में कमी निर्यात को सस्ता तथा आयात को महंगा बना देता है। दूसरे शब्दों में, ऐसी नीति के प्रभाव से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा आयात हतोत्साहित होगा तथा पुनः साम्य स्थापित होगा। हालांकि इन उपायों को कुछ सीमाएं हैं। अतः भुगतान शेष में असाम्यता किसी भी देश के लिए एक समस्या बनी रहती है। भुगतान शेष में साम्य के लिए उठाए गए नीतिगत कदमों का उनसे अधिक प्रिय उद्देश्यों जैसे आर्थिक विकास, रोजगार तथा मूल्य स्थिरता आदि से द्वंद्व हो जाता है। ऐसे द्वंद्वों को दूर करना नीति निर्माताओं के लिए चुनौती बना रहता है। 6. बताइए कि निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत हैं। आय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न होने वाले लेनदेनों से एक देश से दूसरे देश की ओर पूंजी का प्रवाह होता है। भुगतान शेष अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। 2. भुगतान शेष के विवरण में लेनदेनों का अंकन लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि से किया जाता है। 3. एक देश के निवासियों द्वारा दूसरे देशों के निवासियों को निधि के एक तरफा हस्तांतरण को भुगतान शेष के खाता से बाहर रखा जाता है। 4. लंदन में धन व्यय करने वाले अमेरिकी पर्यटकों का प्रभाव मात्र अमेरिका के भुगतान शेष पर पड़ेगा, न कि इंग्लैंड के। यदि शेष वस्तुओं के अपरिवर्तित रहते हुए किसी देश की मुद्रास्फीति उस देश की तुलना में बढ़ जाती है जिसके साथ उसका कारोबार है, तो उसके चालू खाते में वृद्धि की आशा होती है। 6. यदि शेष वस्तुओं के अपरिवर्तित रहते हुए किसी देश की राष्ट्रीय आय दूसरे देशों की तुलना में काफी अधिक बढ़ जाती है, तो उसके चालू खाते में कमी आने की आशा होती है। 7. एक सुदृढ़ स्थानीय मुद्रा से मुद्रा खाते शेष में कमी आने की आशा होती है यदि व्यापारिक वस्तुओं का मूल्य लोचदार है। 8. यदि किसी देश की गृह मुद्रा के मजबूत होने की आशा हो तो विदेशी निवेशक उस देश की प्रतिभूतियों में निवेश करने के अनिच्छुक होते हैं। 9. स्वदेश के बजट में आधिक्य उसके चालू खाते के शेष पर बुरा प्रभाव डालता है। किस स्माइली स्वदेश की ब्याज दरों में वृद्धि का पूंजी अंतप्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 3.10 सारांश वैश्विक प्रतिस्पर्धा के प्रवेश तथा उसके प्रभाव से वस्तुओं, सेवाओं तथा पूंजी के प्रवाह में वृद्धि होने से व्यवसाय के लिए भुगतान शेषों की समझ अति आवश्यक है। भुगतान शेष एक देश के निवासियों द्वारा शेष विश्व के निवासियों के साथ एक निश्चित अवधि में किए जा रहे लेनदेन का खाता है। यह एक मानक दोहरी प्रविष्टि वाला खाता है तथा इसमें दोहरी प्रविष्टि वाले खाते के सभी नियमों का पालन किया जाता है। वे सभी लेनदेन जो शेष विश्व से देश को तत्काल अथवा भविष्य में होने वाले भुगतानों के लिए किया जाता है, उन्हें क्रेडिट किया जाता है तथा इसके विपरीत ऐसे सभी लेनदेन जो देश की ओर से शेष विश्व को यथार्थ अथवा भविष्य के भुगतानों को किया जाता है, उन्हें डेबिट किया जाता है।
भुगतान शेष ऐसे खातों का समूह है जिन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वे हैं चालू खाता, पूंजी खाता तथा संचय खाता। चालू खाते के अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं के आयात निर्यात तथा निधि के एकतरफा हस्तांतरण को सम्मिलित किया जाता है। पूंजी खाते के अंतर्गत ऐसे पूंजीगत लेनदेन सम्मिलित किए जाते हैं जो देश की संपत्ति व देनदारियों में परिवर्तन लाते हैं। संचय खाते का संबंध देश के केंद्रीय बैंक की संपत्ति से होता है, जिसका उपयोग उपरोक्त 2 श्रेणियों में उत्पन्न होने वाले घाटे तथा आधिक्य से निपटने के लिए किया जाता है। जब वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो ऐसी अवस्था को व्यापारिक आधिक्य अथवा व्यापारिक खाता में आधिक्य कहा जाता है। आयात के निर्यात से अधिक होने का परिणाम व्यापारिक घाटा अथवा व्यापारिक खाता में घाटा होता है। जब व्यापारिक खाते में सेवाओं का आयात निर्यात तथा हस्तांतरण को सम्मिलित किया जाता है तो परिणामस्वरूप आयात शेष चालू खाते का शेष कहलाता है। जब क्रेडिट डेबिट से अधिक होता है तो उसे चालू खाते का आधिक्य कहते हैं। इसके विपरीत डेबिट का क्रेडिट से अधिक होने का परिणाम चालू खाता का घाटा होता है। पूंजी खाता अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संपत्तियों तथा देनदारियों के स्तर में परिवर्तनों को दर्शाता है। अतः संचय कोष से पूरे शेष को समायोजित कर दिया जाता है। किसी देश का भुगतान शेष तब असाम्य में कहा जाता है जब वह न तो अपने अतिरिक्त भुगतानों को करने के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय संग्रह से आहरण कर रहा है और न ही अपनी प्राप्तियों के कारण ऐसे संचय को एकत्र कर रहा हो। इसे ढांचागत असाम्य में अल्पकालिक अथवा आवर्ती साम्य तथा दीर्घकालिक अथवा चिरकालीन असाम्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आवर्ती असाम्य आवर्ती कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होता है तथा अल्पकालिक उपायों से दूर किया जा सकता है। ढांचागत असाम्य दीर्घकालिक ढांचागत परिवर्तनों के प्रभाव से उत्पन्न होता है तथा मात्र अर्थव्यवस्था में परिवर्तन जैसे अर्थव्यवस्था का वैविध्यकरण करके ही ठीक किया जा सकता है। मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, सरकारी प्रतिबंध तथा विनिमय दरें चालू खाते पर भुगतान शेष को प्रभावित करते हैं। यदि किसी देश की मुद्रास्फीति दर उन देशों की तुलना में बढ़ जाती है जिनके साथ उसका कारोबार होता है तो चालू खाते पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि दूसरी चीजें अपरिवर्तनीय रहते हुए किसी देश की राष्ट्रीय आय उसके व्यापारिक साझेदारों की तुलना में बढ़ जाती है तो उसका चालू खाता घट जाएगा। इसी प्रकार निर्यात प्रतिबंधों से निर्यात की मांग घट जाएगी तथा चालू खाते का शेष बढ़ जाएगा। किसी देश की मुद्रा में दूसरे देशों की तुलना में होने वाली मूल्य वृद्धि से निर्यात मूल्य बढ़ जाएगा तथा इसका निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा उसके फलस्वरूप चालू खाते के शेष में कमी आएगी। घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से आरक्षित अवस्था उत्पन्न होती है। भुगतान शेष में असाम्य को राष्ट्रीय संचय खाते के उपयोग, IMF की सुविधाओं के उपयोग, उचित मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों के उपयोग तथा विनिमय दर नियोजन से दूर किया जा सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।